गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कास्ट सेंसस 2026। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा कास्ट के डिटर्मिन करने के लिए ऑनगोइंग सेंसस में। इससे कंसर्न्स ये रेज हो रहे हैं कि एक्सरसाइज से अनविल्डली और अनयूजेबल डेटा जनरेट होगा। कास्ट इन्यूमरेशन की अगर हम हिस्ट्री देखें इंडिया में, तो एक लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। 1931 में सेंसस जो है वो लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज थी जिस टाइम पर कास्ट डेटा को काउंटर पब्लिश किया गया। 1941 के सेंसस में कास्ट डिटेल्स को कलेक्ट तो की गई, लेकिन फाइनल टेबुलेशन में ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उस समय सेंसस कमिश्नर ने कहा कि एक तो पहले ही फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है हमारी, उसमें हम ये ऐसी डिटेल के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि हम कास्ट एन्यूमरेशन को बिल्कुल भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है ये। उसके बाद से सेंसस जो है वो एससी और एसटी के अलावा और कोई कास्ट जो है वो एन्यूमरेट नहीं करते हैं। जो ऑनगोइंग सेंसस है इसमें कोई प्री गिवन लिस्ट ऑफ कास्ट नहीं दी गई है। रिस्पोंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि वो अपनी कास्ट बताना चाहते हैं कि नहीं। अब इससे होगा क्या कि लार्ज नंबर ऑफ एंट्रीज जनरेट होंगी और एक सिंगल कास्ट में जो है वो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक सीनियर ऑफिशियल ने एक्सप्लेन किया कि एक पर्सन अगर आइडेंटिफाई करता है अपनी कास्ट को सरनेम से, तो एन्यूमरेटर जो है वो उसके सरनेम के हिसाब से उसकी कास्ट को मानेगा। एक सिंगल कास्ट जो है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक सिंगल कास्ट जो है वो अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जानी जा सकती है, जैसे राजपूत, ठाकुर, सिंह, क्षत्रिय। इनको इंटरचेंजेबली कई बार रिस्पोंडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कई ऐसे सरनेम हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कास्ट को जो है वो डिनोट करते हैं, रीजन और फैमिली वाइज। अब कॉलोनियल स्टेट जो 1931 के सेंसस में उन्होंने भी एक ओपन एंडेड मेथड ही यूज़ किया था 1931 में, उसी मेथड को सेम यूज़ करने की बात की जा रही है। अब 1931 की रिपोर्ट में भी मल्टीपल कास्ट जो है उनको सिंगल कैटेगरीज में मर्ज किया गया, लेकिन ताकि जो है कुछ जो है मल्टीपल कास्ट द्वारा, ताकि वो अपने नंबर को और हायर सोशल स्टेटस को दिखा सकें। और रिपोर्ट में ये भी कह रही है कि एक कास्ट जो है वो एक प्रोविंस में हो सकता है कि समझ लो जैसे वो ब्राह्मण्स हैं, लेकिन अनदर प्रोविंस में वो अपने आप को राजपूत मानते हैं। तो इससे भी जो है कई केसेस में 1931 में कई जो है ब्राह्मण जो है वो अपने आप को राजपूत बाद में बताने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हैंगिंग एज अ मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो हैंगिंग की एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूटिंग डेथ सेंटेंस उसको अपहेल्ड किया है। पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया, जिसमें कि आर्ग्यू किया गया था कि ये हैंगिंग जो मेथड है ये वायलेट करता है राइट टू डिग्निफाइड डेथ। तो कोर्ट ने डिसमिस किया इस पिटीशन को, कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो है वो ऑलरेडी प्रिजनर्स ऑन डेथ रो के पास अवेलेबल होती हैं। तो हैंगिंग जो है उसमें होता कि एक कैलकुलेटेड ड्रॉप किया जाता है कन्विक्ट की हाइट और वेट के हिसाब से, ताकि उसकी जो C2 C3 वर्टिब्रे है उसमें फ्रैक्चर हो जाए या डिसलोकेशन हो जाए और उसको नियर इंस्टेंट डेथ मिले। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने पहले एग्जामिन किया था कि मेडिकल एविडेंस, एक्सपर्ट ओपिनियन और कंपैरेटिव एग्जीक्यूशन मेथड्स को के साथ कंपेयर करके कि जो अगर हम हैंगिंग को क्विकली एडमिनिस्टर करें तो उससे बहुत ही कम पेन होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी के मेथड्स, और उसमें बारबैरिटी, टॉर्चर या डिग्रेडेशन भी नहीं होता इंसान का। पटिशनर्स ने लेकिन कहा कि 1983 का जो ये डीना केस है उसके बाद से साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बदल गई है। उन्होंने 1992 के एक स्टडी में को दिखाते हुए कहा कि जब 34 लोगों को हैंग किया गया इंग्लैंड में, तो उसमें जो हैंगमैन फ्रैक्चर है उसमें नियर इंस्टेंट डेथ जो है वो सिर्फ 3 लोगों की हुई उन 34 में से, जबकि 6 लोग जो हैं वो सांस रुकने की वजह से मरे। इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने कहा कि हैंगिंग जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन गवर्नमेंट ने काउंटर किया कि 2003 से इंडिया जो है वो अभी तक सिर्फ 8 ही एग्जीक्यूशन हमने टोटल किए हैं और आज तक कोई भी हमारी हैंगिंग जो है वो वॉशअप नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 21 में कि राइट टू लाइफ के हिसाब के साथ साथ राइट टू डाई विद डिग्निटी भी हमारा फंडामेंटल राइट है। इसलिए BNSS में एक पर्सन को हैंगिंग मोड के थ्रू ही जो है वो डेथ सेंटेंस देने का प्रोविज़न है।
187th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है 2003 की, उसमें रिकमेंड किया गया था कि लॉ को अमेंड करो और लीथल इंजेक्शन के थ्रू जो है एक ऑल्टरनेटिव मेथड आप समझो एग्जीक्यूशन का। मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो शूटिंग के थ्रू एग्जीक्यूशन की जाती है, तो पटिशनर्स ने कहा कि हैंगिंग जो है वो अकेला लीगल मेथड नहीं है, और भी मेथड्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन बेंच ने कोई भी रीज़न नहीं, उनको बेंच ने कहा कि हमें कोई भी रीज़न नहीं मिल रहा है कि हम दीना वाले केस को रिविज़िट करें जब तक कोई न्यू साइंटिफिक मटेरियल नहीं आता है। और उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग ड्रॉप हैंगिंग मेथड है वो स्टेट की ऑब्लिगेशन जो है डेथ सेंटेंस को डिसेंसी और डेकोरम के साथ एग्जीक्यूट करने में वो सेटिस्फाई करता है। कोर्ट ने कहा कि ये इशू हम परमानेंटली क्लोज नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे अगर कुछ न्यू साइंटिफिक या एम्पेरिकल मटेरियल आएगा तो हम जो है दीना केस को रिविजिट कर देंगे। अब अगर हम ग्लोबली देखें तो ओवर 2/3 जो कंट्रीज़ हैं वो डेथ पेनल्टी को ऑलरेडी अबॉलिश कर चुके हैं किसी ना किसी वे में। अब जो कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, सिंगापुर, यूएस, आई एम सॉरी, इंडिया, सिंगापुर, जापान, यहाँ पर अभी भी हैंगिंग के थ्रू ही जो है डेथ सेंटेंस दिया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ माय भारत इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने फ्रेंड्स ऑफ माय भारत इनिशिएटिव, एक डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का ही इनिशिएटिव है जो कि स्ट्रेंथन कर रहा है एंगेजमेंट विद इंडियन ओरिजिन यूथ जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें इंडिया के नेशन बिल्डिंग और यूथ लेड प्रोग्राम्स में। और इसको डेवलप किया जा रहा है थ्रू मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। अगर हम फीचर्स देखें इसके, तो इसमें इंडियन रीजन स्टूडेंट्स को, यंग प्रोफेशनल्स को, बाकी के यूथ जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनको नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सेस मिलेगा इन्फॉर्मेशन का। उनको वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताया जाएगा, इंडिया के कल्चर के बारे में बताया जाएगा, और वो अपने आइडियाज़, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब माय भारत प्लेटफॉर्म 2023 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा, यूथ को सेंटर ऑफ नेशन बिल्डिंग में प्लेस करने के लिए। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री को मीनिंगफुल यूथ एंगेजमेंट के लिए सर्व करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिसेंटली प्रपोज किया है कि यूआईडी सिस्टम डॉक्टर्स के लिए, ताकि वो नेशन वाइड प्रैक्टिस कर सके बिना सेपरेट स्टेट रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का है एक स्टेचुटरी बॉडी जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है, और ये टॉप रेगुलेटरी अथॉरिटी है मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के इंडिया में। ये रिकॉग्निशन देती है मेडिकल क्वालिफिकेशंस, एक्रेडिटेशन देती है मेडिकल स्कूल्स को, ग्रांट देती है, रजिस्ट्रेशन देती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल प्रैक्टिस को मॉनिटर करती है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी असेस करती है। ये पॉलिसीज़ बनाती है कि कैसे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेडिकल एजुकेशन में जो है वो मेंटेन हो सकते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो हैं वो कंप्लाई करें विद गाइडलाइंस और रेगुलेशंस जो कि एनएमसी द्वारा फ्रेम्ड होती हैं। अब इसमें 33 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैथ एम्फेटामाइन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक मेजर अटैम्प्ट इलीगल एक्सपोर्ट करने का मैथ एम्फेटामाइन इंडिया से सऊदी अरेबिया का, उसे रोका है। तो ये मैथ एम्फेटामाइन क्या है? एक पावरफुल हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसको हम मैथ, चॉक, आइस या क्रिस्टल भी कहते हैं। इसको डेवलप किया गया था अर्ली 20th सेंचुरी में इसके पेरेंट ड्रग एम्फेटामाइन से। एक मेंबर है क्लास ऑफ एम्फेटामाइंस का। इसका रोल है न्यूरोटॉक्सिन, इसका रोल है एज अ न्यूरोटॉक्सिन, साइकोट्रॉपिक ड्रग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। ठीक है। ये इंक्रीज एक्टिविटी, टॉकेटिवनेस, डिक्रीज करता है एपेटाइट को, प्लेजरेबल सेंस देता है, वेलबींग या फिर यूफोरिया का एक तरह से किक देता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साबलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उधमपुर और रामबाण के, उन्होंने हेडक्वार्टर्स में विजिट किया है साबलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के एट तांगर। तो साबलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 1856 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर पर, उधमपुर और रामबाण डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर में। इसको डिज़ाइन किया गया है एज अ रन ऑफ द रिवर स्कीम जो कि लोकेटेड है बिटवीन बगलीहार प्रोजेक्ट अपस्ट्रीम और सलाल प्रोजेक्ट डाउनस्ट्रीम में। ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का और वन ऑफ द बिगेस्ट है नॉर्थ इंडिया का। इसको NHPC बना रहा है। 8,000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हर साल प्रोड्यूस करेगा। ये की पार्ट है इंडिया के प्लान का
जिसमें कि हम वेस्टर्न रिवर्स को फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं अंडर इंडस वाटर ट्रीटी. ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Caste Census 2026. This topic is important for your social issues and governance section. Registrar General of India has decided to use an open-ended question rather than a predetermined list of castes for the ongoing census, and it has raised concerns that this exercise could produce unwieldy and unusable data. So caste enumeration has a long and complicated history in India. The 1931 census was the last comprehensive exercise which counted and published caste data. And in the 1941 census, caste details were collected, but they were dropped from final tabulation because of wartime financial constraints. The then Census Commissioner wrote that with a constricted financial position, they have no justification to spend lakhs on this particular detail. After independence, when the 1951 census time came, the Nehru government decided against caste enumeration altogether because they were shaped by the ideals of equality and secularism. And since then, the census has continued to enumerate only SC and ST data. Okay. So the ongoing census will have no pre-given list of castes. It will be up to the respondents to state their caste, which the enumerator will record as given. And this is going to generate a large number of entries for what may effectively be a single caste. As one senior official has explained, if a person identifies their caste by surname, the enumerator is duty bound to record it as per their caste. A single caste may be known by many different names, and the same name may mean different castes in different regions. Rajput, Thakur, Singh, Kshatriya may be used interchangeably by respondents. Similarly, the surname Verma can indicate a Kayast, Kurmi, Jat, or even a Sonar, depending on the region and family. So, in fact, colonial state used a similar open-ended method until 1931. And in 1931 report, several castes merged into single categories so as to strengthen their numbers or claims higher social status. The report has also noted that a caste which had applied in one province to be recorded as Brahman sometimes asked in other province to be recorded as Rajput, and therefore several castes claiming Brahmin status in 1931 had claimed Rajput status as a decade earlier. So the next topic is hanging as a model of execution. This topic is important for your social issues and governance section. So Supreme Court has upheld the constitutional validity of hanging as a mode of executing a death sentence. So, and they have dismissed the PIL which argued that this method violates the right to a dignified death under Article 21. So a bench of justices Vikram Nath and Sandeep Mehta dismissed the petition challenging hanging. The court affirmed that constitutional protections continue for prisoners on death row. Hanging uses a calculated drop based on the convict's height and weight, intended to cause a fracture or dislocation at the C2, C3 vertebrae, producing near instant uh, unconsciousness. So, in Dina versus Union of India case, the court had earlier examined medical evidence, expert opinion, and comparative execution methods, concluding that properly administered hanging is quick, causes no greater pain than other methods, and it also avoids barbarity, torture, and degradation. The petitioners argued that scientific understanding and constitutional doctrine have evolved since 1983. They sought a declaration that hanging is unconstitutional. They cited a 1992 study of 34 people hanged in England, and this hangman's fracture caused near instant death only in 3 out of 34 people, while 6 died of asphyxiation. Based on this, they argued that hanging is unpredictable, but government said then since 2003, India has conducted only 8 executions and there has been no botched up case of hanging on record. Supreme Court held that the right to life also includes the right to live and die with dignity. Therefore, BNSS mandates that a person sentenced to death shall be hanged by the neck till he is dead. And 187th Law Commission report of 2003 had recommended amending the law to provide for lethal injections as an alternative method of execution. The PIL also noted that military courts execute by shooting. Therefore, hanging cannot be the sole legal method. Okay, but the bench found no reason to revisit the Dina case and suggested that new scientific material did not displace the original basis. The long drop hanging method satisfies the state's obligation to execute death sentences with decency and decorum without degradation or brutality. The court did not close the issue permanently and said that constitutional law evolves and the future challenges could succeed if new scientific or empirical material fundamentally alters the assumption behind the Dina case. And over two-thirds of nations have ended the death penalty in law in practice, and hanging is widely used
in common law countries like India, Singapore, and Japan. Okay. So the next topic is Friends of My Bharat Initiative. This topic is important for your governance section. Ministry of Youth and Youth Affairs and Sports has launched this new digital initiative called the Friends of My Bharat Initiative. It's an initiative of Ministry of Youth Affairs, and it strengthens engagement with Indian origin youth living across the world to participate in India's nation building and youth led programs. It is developed through Mera Yuva Bharat platform. It will enable Indian origin students, young professionals, and other youth residing outside India to access information about nation building. It will also provide information on volunteering opportunities. It will also offer curated information on India's culture. The initiative aims to channel the ideas, skills, experiences, and aspirations of global Indian youth towards India's development journey. So, what is My Bharat platform? It was launched in 2023 under the Ministry of Youth Affairs, and this program aims to place youth at the center of nation building. It serves as a digital platform which connects the government, educational institutions, non-profit organizations, and industry to create meaningful youth engagement. Okay. So the next topic is uh, National Medical Commission. This topic is important for your governance section. National Medical Commission has recently proposed a UID system for doctors, allowing nationwide practice without separate state registration or licenses. So, a National Medical Commission is a statutory body constituted by the National Medical Commission Act of 2019. It replaced the Medical Council of India, and it serves as the top regulatory body for medical education, medical professionals, medical institutions in India. It grants recognition of medical qualifications, gives accreditation to medical schools, grants registration to medical practitioners, monitors medical practice, and assesses the medical infrastructure in India. So its headquarters is in Delhi. It lays down policies to maintain high quality and standard in medical education. It ensures that state medical councils comply with the guidelines and regulations framed by the NMC. It consists of 33 members, including the chairperson, and 10 ex officio members, and of course 22 part-time members as well. So the next topic is methamphetamine. This topic is important for your science and tech section. So DRI has foiled a major attempt to illegally export a significant quantity of methamphetamine from India to Saudi Arabia. So this methamphetamine is a powerful, highly addictive stimulant which affects the central nervous system. It is also known as meth, chalk, ice, or crystal. It was developed early in 20th century from its parent drug amphetamine. It is a member of the class of amphetamines, and it has a role in as a neurotoxin, a psychotropic drug, a central nervous system stimulant, a xenobiotic, and an environmental contaminant. It causes increased activity and talkativeness, decreased appetite, and a pleasurable sense of well-being or euphoria. Okay. So the next topic is Sabalkot Hydroelectric Project. This topic is important for our economy section. So, deputy commissioners of Udhampur and Ramban, along with senior district officials, recently visited the headquarters of the Sabalkot hydroelectric project at Tanger. So, this Sabalkot project is a 1856 megawatt hydropower plant on Chenab River in Udhampur and Ramban districts of Jammu Kashmir. It has been designed as a run of the river scheme located between Baglihar project upstream and the Salal project downstream. It will be the largest hydroelectric project in the Union Territory of Jammu Kashmir and one of the biggest in North India. It is being built by NHPC. It will produce around 8,000 million units of electricity every year, and it is key part of India's plan to fully utilize its share of western rivers under the Indus Water Treaty. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.